बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं वो अपनी क्रिएटिविटी के कारण ऐसा कार्य कर जाते हैं जो संविधान के अनुसार अपराध होता है। फलस्वरूप वो अपना सारा जीवन जेल में गुजार देते हैं, सुधार गृह में गुजार देते हैं। लेकिन आज हम आपसे यह चर्चा करने वाले हैं कि जो औसत बुद्धि के बच्चे होते हैं उनके लिए भी कम समस्या नहीं है। उनके ऊपर भी एक खतरा मंडराता रहता है और वो खतरा है गाली देने का। क्या? गाली देने का खतरा। जैसे ही किसी बच्चे ने गाली दिया, समझ लीजिए उसने कोई अपराध किया या एक अपराध किया। असली बात तो यह है कि हमें जानकारी न होने के कारण हम अपने बच्चों को गाली देना सिखाते हैं, विशेषकर माताएं बहनें। जब कभी वे स्वयं गालियां नहीं दे पाती हैं तो अपने बच्चों को उकसाती हैं, बच्चे गाली दो, इनको गाली दो, ये गाली दो, वो गाली दो, चाहे हंसी मजाक में ही सही, लेकिन कहती हैं। तो जब हंसी मजाक में बच्चा गाली दिया रहेगा तो जब उसको गुस्सा आएगा तो क्या वो सात्विक बात बोलेगा? वो ले तेरी की दे तेरी, गालियों पे गालियों देता चला जाएगा। तो चाहे हंसी मजाक में चाहे गुस्से में, जैसे ही उसने गाली दिया, जैसे मान लीजिए राम ने श्याम को गाली दिया और श्याम को बुरा लग गया। जब तक नहीं बुरा लगा कोई बात नहीं, गाली नहीं पाथर भी फेंकते रहो, लाठी डंडे भी बरसाते रहो, जब तक बुरा नहीं तब तक कोई गाली नहीं। लेकिन जैसे ही गाली बुरी लगी, अपराध बन गया। और गाली ऐसा वैसा अपराध नहीं बना, कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है, ऐसा अपराध बना। आप कहेंगे कि इतनी साधारण से बात के लिए 2 साल की सजा? जी हाँ, एक भारतीय दंड संहिता है जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। उसमें एक धारा है 504, 504 धारा है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 504 के आगे सबसे आगे लिखा है 504, उसके बाद लिखा है लोक शांति भंग कराने को या प्रकोपित करने के आशय से सआशय अपमान। तो पहले क्या लिखा है? शीर्ष, शीर्ष माने 504, ये अंक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? शीर्षक, शीर्षक क्या लिखा है? लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से सआशय अपमान। इतना लंबा शब्द क्या है? यह है शीर्षक। अब उसके आगे उसकी व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या है?
जो कोई किसी व्यक्ति को सायाशय अपमानित करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति, दोनों में से किसी भांति माने या सश्रम कारावास या साधारण कारावास, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो शीर्ष क्या है? 504। शीर्षक क्या है? लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से सायाशय अपमान। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम लोग बचपन में जब किसी पद की व्याख्या लिखने की होती थी तो उसमें हमको बताया जाता था हम लोगों को कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो शीर्षक माने 504 क्या है? इसका संदर्भ है, शीर्ष है। प्रसंग क्या है? जो लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से सायाशय अपमान, इसको प्रसंग मान लीजिए। और व्याख्या पूरा नीचे दिया गया है। तो ये भारतीय दंड संहिता में व्यवस्था है। ये दंड संहिता क्या है? ये अंग्रेजों के समय में एक लॉर्ड मैकाले हुआ करते थे। उन्होंने इस दंड संहिता को एक खाका तैयार किया है, ढांचा तैयार किया है कि कैसे दंड दिया जाएगा और कौन सा दंड दिया जाएगा और किस अपराध के लिए दिया जाएगा। ये अंग्रेजों के जमाने से अभी तक चली आ रही है। भारत में भी ये लागू है, पाकिस्तान में भी लागू है और बांग्लादेश में भी लागू है। हाँ, संशोधन जरूर हुई है, परिवर्तन कुछ न कुछ परिवर्तनों के साथ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसको अपने अपने देश में लागू किया। तो शीर्ष क्या हुआ? 504 भारतीय दंड संहिता 1860। और शीर्षक क्या हुआ? लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से सायाशय अपमान। और व्याख्या हुआ, जो कोई किसी व्यक्ति को सायाशय अपमानित करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यह रही 504 आईपीसी या भारतीय दंड संहिता की व्याख्या। अब जब आपने ये जान लिया तो अब आप कहेंगे, क्या वास्तव में अपमानित करना और गाली देना संविधान के अनुसार अपराध है? जी हाँ, अपमानित करना या मानहानि 500 आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध है और गाली देना भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत अपराध। लो, अब तक संविधान के अनुसार अपराध बता रहे थे और अब बता रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार। तो यह कैसे हो गया?
तो भारतीय संविधान में सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है। एक है कार्यपालिका, एक है व्यवस्थापिका और एक है न्यायपालिका। तो तीनों के काम अलग अलग हैं। न्यायपालिका प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है, अर्थात न्यायपालिका में लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्था दी गई है, हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए इसमें जा सकता है और अपने अधिकारों को पा सकता है। और जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड देना राज्य का कार्य है, संघ का कार्य है। तो संविधान में 3 चीजें बताएंगे, एक नागरिक, एक राज्य और एक संघ। तो कभी कभी राज्य जब नागरिकों के ऊपर नागरिकों को दंड देना चाहता है या संघ नागरिकों को दंड देना चाहता है तो वो सीधे नहीं दे सकता, उसको एक प्रक्रिया के तहत देना है। आज हम उसी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले होता था, राजा लोग आते थे और जो कोई जुर्म किया रहता था उसको तुरंत पकड़वा कर ले जा कर के फांसी दे दिया करते थे, या वो लोग उस अभियुक्त की या मुलजिम की या मुजरिम की आंख निकलवा लेते थे, जीभ कटवा लेते थे, हाथ पैर कटवा लेते थे या अंधा करा देते थे। जो भी उनका होता था वो तुरंत करा देते थे, उसको सुनवाई का अवसर नहीं मिलता था। यही मुगलों के ज़माने तक रहा, अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरुआत में था। लेकिन जब एक व्यक्ति आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने एक अलग ही दंड प्रक्रिया की व्यवस्था की। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले एक कोड तैयार किया, जिसको हम लोग आज के समय में दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो चीज कॉर्नवालिस ने तैयार की थी, उसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता था। उसके अनुसार सजा दी जाती थी। तो उसमें उसने ये व्यवस्था की थी कि सबसे पहले कोई एक थाना होगा, उस थाने का कोई इंचार्ज होगा, उसी इंचार्ज के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या प्रक्रिया है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसका ये विचार था कि अपराधी को दंड तो दिया जाना चाहिए, लेकिन दंड देने से पूर्व उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर उसको फांसी दी जा रही है तो फांसी से पहले उससे यह पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये व्यवस्था दी है कॉर्नवालिस ने। तो उसी सिद्धांत को जब 1973 में हमारी दंड संहिता बनी तो उसमें उसका उल्लेख किया गया। उसी के आधार पर दंड संहिता बनाई गई। अर्थात जब किसी को दंड दिया जाए तो कैसे दिया जाए। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 504 में गाली के लिए दंड का प्रावधान है, जिसको मैं पूर्व में बता चुका हूं। लेकिन यह दंड तब दिया जाएगा जब आपको सुना जाएगा, और आपको सुना
कहाँ जाएगा? किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट क्या है? मजिस्ट्रेट माने एक प्रकार से दंडाधिकारी। दंडाधिकारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्यपालक दंडाधिकारी और एक न्यायिक दंडाधिकारी। तो इनके सामने, और अगर गहरा अपराध है तो न्यायाधीश के सामने। न्यायाधीश दंडाधिकारी से ऊपर होते हैं। तो मजिस्ट्रेट के सामने जब आपको सुना जाएगा तो उसके लिए, अब ऐसे तो है नहीं कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जाओगे। सबसे पहले कौन जाएगा? पीड़ित जाएगा, अर्थात जिसको गाली दी गई है। यदि ये माना जाए कि राम ने श्याम को गाली दी है तो सबसे पहले श्याम व्यथित हुआ ना, तो श्याम जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो इस प्रक्रिया को लिखित रूप में तैयार करने के लिए श्याम को मजिस्ट्रेट के पास ना जाकर के किसी थाने में जाना होता है। तो जैसे ही पुलिस अधिकारी को जानकारी मिलती है कि श्याम को किसी ने गाली दी है, तो वह स्वयं या किसी अन्य दरोगा, दरोगा क्या है? दरोगा है जो मामले की जांच पड़ताल करेंगे। उसमें छोटा दरोगा, बड़ा दरोगा भी होते हैं। तो दरोगा के द्वारा उसकी जांच पड़ताल कराएगा। और यदि दरोगा को जांच पड़ताल में यह पता चलता है, जांच पड़ताल को आगे विवेचना कहा जाएगा। विवेचना माने जांच पड़ताल, आगे विवेचना शब्द यूज होगा, या आप क्षेत्र में जाएंगे देखेंगे तो वहाँ विवेचना शब्द यूज होता है, विवेचनाधिकारी। तो उसको हम लोग जांच पड़ताल ही माने। तो जांच पड़ताल में जैसे पता चलेगा कि राम ने श्याम को गाली दी है, तो इसका मतलब उसने गाली देने का अपराध किया है। तो वह अपने थाने में एक किताब होती है जिसे भारतीय दंड संहिता कहा गया है, उसमें देखता है कि ये अपराध किस धारा में आती है। धारा माने जैसे मैंने आपको शीर्षक और व्याख्या में बताया था कि जो शीर्ष है वो है धारा। तो किस धारा में आती है उसी के अनुसार वह उस पर आरोप पत्र तैयार करता है। आरोप अलग चीज है, आरोप पत्र अलग चीज है। यानी आरोप पत्र वो चीज है कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को ये लिख के भेजता है कि इस पर ये अपराध बनता है, और जब मैंने जांच पड़ताल की है उसमें यह साबित होता है कि इसने ये अपराध किया है, उसे कहते हैं आरोप पत्र। तो जब मजिस्ट्रेट के पास वो पत्रावली जाती है तो मजिस्ट्रेट उस फाइल को देखता है कि इसमें क्या है। तो इसमें विवेचना यानी जांच पड़ताल ठीक से की गई है कि नहीं की गई है। यदि ठीक से नहीं की गई है तो वह फिर से विवेचना के लिए वापस कर देता है पुलिस अधिकारी। लेकिन अगर ठीक से की गई है तो उस पर संज्ञान लेता है। संज्ञान माने कॉग्निजेंस। संज्ञान माने एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि ये अपराध किसी व्यक्ति द्वारा जो किया गया है ये किस धारा में है, यही है संज्ञान। वो अपराध का संज्ञान लेता है कि ये जो अभियुक्त द्वारा या जो राम द्वारा ये गाली दी गई है इसकी धारा कौन सी है, यही है संज्ञान।
अर्थात उसने सही से संज्ञान लिया है कि अर्थात उसने सही से विवेचना की है अथवा ठीक से विवेचना नहीं की है और दूसरी धारा लगा दी है, किया है कुछ गाली अपराध कुछ किया है और धारा दूसरी लगा दी है। यही है संज्ञान। तो संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सम्मन जारी करता है। सम्मन माने एक प्रकार से बुलावा। सम्मन अंग्रेजी का शब्द है। मजिस्ट्रेट या जान लीजिए न्याय की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक दंड साबित न किया जा सके। साबित न किया जा सके तब तक वो अपराधी नहीं है। तो इसीलिए उसको बुलावा भेजता है, सम्मन भेजता है। कभी कभी होता क्या है कि सम्मन तो भेज देता है मजिस्ट्रेट, लेकिन रास्ते में किसी कारणवश वो सम्मन व्यक्ति या नागरिक के पास पहुंच नहीं पाता है। तो जब व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता है तो व्यक्ति न्यायालय जाता ही नहीं है। जब न्यायालय व्यक्ति जाता ही नहीं है तो न्यायालय ये समझता है कि वो जानबूझकर नहीं आया। तो जैसे समनी मामले हैं तो अलग है, सम्मन मामले हैं, और वारंट मामले हैं तो उनमें वारंट भेजता है। कभी कभी गैर जमानती वारंट जाता है। फिर भी अभियुक्त हाजिर नहीं होता तो उद्घोषणा की जाती है कि फला व्यक्ति फरार हो गया है, और अगर इसके बावजूद भी अभियुक्त नहीं आता है तो उसकी कुर्की की जाती, नीलामी की जाती। तो वो बात की प्रोसीजर है, उसको हम आगे बताएंगे विधिवत। हम आज अभी शुरुआत कर रहे हैं कि जब सरकार न्यायालय सम्मन भेजता है तब क्या होता। तो सम्मन पाने के बाद जैसे ही सरकार ने तो उसको अभियुक्त मान लिया, लेकिन न्यायालय उसको अभियुक्त नहीं मानती है, अपराधी नहीं मानती है, उसको बचाव का अवसर देती है। इसीलिए वो सम्मन भेजती है कि व्यक्ति आकर के अपनी बात कहे तो असल बात क्या है। तो जब अभियुक्त न्यायालय पहुंचता है, अब हम अभियुक्त शब्द यूज करेंगे उसके लिए जिसने गाली दी, अर्थात राम के लिए। तो जब अभियुक्त न्यायालय पहुंचता है तो सबसे पहले उसको संज्ञान पर सुनवाई करवानी चाहिए। संज्ञान माने कि न्यायालय ने संज्ञान लिया, इस धारा का अपराध बनता है, लेकिन जिस धारा का अपराध बनता है वो मेरे द्वारा नहीं किया गया है, या जो मेरे द्वारा किया भी गया है वो इस धारा का अपराध नहीं बनता है। अमूमन होता ऐसा नहीं है। सीधे पहुंचे और जमानत कराते हैं। जमानत क्या है? जमानत यह है कि हम न्यायालय में नियत तिथि पर उपलब्ध रहेंगे, हाजिर रहेंगे, इसी की जमानत है। और जमानत दो अन्य व्यक्तियों द्वारा या एक अन्य व्यक्ति द्वारा ली जाती है जो ये कहता है कि अगर ये हाजिर नहीं होगा तो हम इसको हाजिर कराएंगे। यही है जमानत। तो जमानत लेने के बाद, जमानत से पहले एक और शब्द का यूज होता है, उसे कहते हैं सरेंडर, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण माने जब भी कोई अभियुक्त न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रखेगा तो उसको न्यायालय में हाजिर होने के लिए दो रास्ते हैं, मात्र दो रास्ते। पहला रास्ता है
कि वह किसी शीर्ष अदालत में समर्पण करे, सरेंडर करे, उसके बाद वह नीचे वाली अदालत में जाए, या नीचे वाली अदालत में सरेंडर करे, समर्पण करे, तब वो अपनी बात कह पाता है। इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। तो सरेंडर करता है, जमानत कराता है। जमानत कराने के बाद आरोप बनने की बात आती है। तो अभियुक्त से पूछा जाता है कि आपने यह अपराध किया है, फला जगह पर, फला व्यक्ति के सामने, फला स्थान पर आपने यह अपराध किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो क्या आप विचारण चाहते हैं? अगर आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो वही बात खत्म हो जाती है, आपको दंडित किया जाता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हाँ मैंने अपराध नहीं किया है, भले ही आपने गाली दी हो, लेकिन अगर न्यायालय के सामने कहते हैं कि गाली नहीं दी है, तो विचारण की कार्यवाही प्रारंभ होती है। विचारण की कार्यवाही माने जो पीड़ित है, जो श्याम है, या उसकी तरफ से जो पुलिस है, सरकार है, उसको यह साबित करने का अवसर दिया जाता है कि आप जो है यह साबित करिए कि हाँ इन्होंने गाली दी है। यही है विचारण की कार्यवाही, जिसको हम आगे वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो यदि यह मेरा विचार आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि आने वाली जो विचारण वाली वीडियो है उसको आप देख सकें। धन्यवाद।